अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन ए के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। स्किल्स इन प्रोसीजर, आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी शुरुआत हम स्किल इन प्रोसीजर से करेंगे। मतलब वो कौन से स्किल्स है जिसको हम क्रिटिकल नर्सिंग सेटिंग में करते हैं, ठीक है, और उसका आना नर्सिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, CVP स्टैंड फॉर सेंट्रल वेनस प्रेशर, पल्स ऑक्सीजनेशन एंड GCS स्टैंड फॉर ग्लासगो कोमा स्केल। मतलब ये है कि नर्सेस के पास इतनी स्किल्स होना ज़रूरी है कि वो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हो, सेंट्रल वेनस प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हो, इसके साथ साथ पल्स को देख सकते हो, ऑक्सीजनेशन को देख सकते हो, और जो ग्लासगो कोमा स्केल है, ठीक है, उसको वो क्या कर सकते हो, उसको वो चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, नर्सेस के पास ये स्किल्स भी होना ज़रूरी है कि वो एंडोट्रेकियल सक्शनिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ वो CPR कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, वो ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हो, ख्वाह वो IV हो या ओरल हो, ठीक है। इसके साथ साथ उनके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है कि वो वाउंड केयरिंग कर सकते हो और केयर ऑफ ड्रेन उनको पता हो, ठीक है। प्रिपेयर फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, इसके अलावा कैसे पेशेंट को जो है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए उनको तैयार करना है ज़हनी तौर पर, ठीक है, मेंटली तौर पर, तो इसके बारे में नर्सिस को स्किल्स आने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ फीडिंग, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए किस तरह से हम पेशेंट को फीड देंगे, किस तरह से हम पेशेंट को खुराक देंगे, इसके बारे में क्रिटिकल नर्सिस को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मीटिंग एलिमिनेशन नीड्स कैथेटराइज, ठीक है, इसी तरह से कैसे हम अपने पेशेंट की जो एलिमिनेशन नीड्स है, जिसमें जो है यूरिन डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, या फीसिस डिस्चार्ज हो गए, ठीक है, इसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इस तरह की जो एलिमिनेशन नीड्स है उसको हम पूरा करेंगे। एक्सरसाइज में हम चेस्ट फिजियो और पैसिव एक्सरसाइज जो है पेशेंट को देंगे। इसके अलावा हाइजीनिक केयर में मॉनिटरिंग इन क्रिटिकल केयर, जो क्रिटिकल केयर में हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, तो उसके बारे में जितने भी स्किल्स हैं नर्सेस के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को यूज़ किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ की जाती है, और हार्ट रेट को किस तरह से मॉनिटर किया जाता है, इन स्किल्स के बारे में नर्सिस के पास नॉलेज का होना ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी हमारे साथ ब्लड प्रेशर है, जिसमें हमारे साथ एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर आ गया, ठीक है, सेंट्रल वेनस ब्लड प्रेशर आ गया, इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हो गया, और इसके साथ साथ जो नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर हो गए, जिसमें हम रेस को जब चेक करते हैं, रेस्ट पर हम जो फिंगर रखते हैं और उस के ज़रिए जो है हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। NIBP स्टैंड फॉर नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे साथ डिफरेंट ब्लड प्रेशर्स है, ठीक है, जिस के स्किल्स का आना नर्सिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन है, उसके बारे में नर्सिस को पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड ऑक्सीजन है वो कितनी है और उसको किस तरह से नॉर्मल रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में नर्सिस के पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टेम्परेचर को मॉनिटर करना, ये वो सारे स्किल्स है जो कि एक क्रिटिकल नर्सिंग सेटिंग में नर्सिस के पास होना इन स्किल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एंड ऑफ लाइफ इश्यूज़ पर। ज़ाहिरी बात है, जब एक बंदा जो है वो मरने वाला होता है या वो जो है मरने के स्टेज में होता है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसको
नर्सेज भी फेस करते हैं और जो पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी फेस करते हैं। तो वो कौन से इश्यूज़ है, किस तरह के इश्यूज़ है, इस पर अब हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिलेमास की। यहाँ पर एक वर्ड डिलेमास यूज़ हुआ है। डिलेमास यूजुअली डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो ऑप्शन जो है नर्स के पास होते हैं और उन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जो है नर्स ने चूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये डिलेमास यूजुअली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऐसे फैसले जो है नर्सेस को करने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिलेमास कहते हैं। ठीक है, डिलेमास दैट सेंटर ऑन डेथ एंड डाइंग आर प्रेवलेंट इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड फ्रीक्वेंटली इनिशिएट मॉरल डिस्कशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, एक पेशेंट है, वो मर रहा है या वो मर चुका है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में नर्स के पास जो है दो ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो मरने वाला है, तो नर्स के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए उस पेशेंट को जो है उन टेक्नोलॉजीज़ के बेस पर उस बंदे को, उस पेशेंट को ज़िंदा रखे, या उनकी जो है इस तरह से केयर करे कि उनकी जो मौत है, उस पेशेंट की जो मौत है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों ऑप्शन में नर्स ने जो है एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है बेस्ड ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिलेमास कहते हैं और इस डिलेमास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है नर्सिंग प्रैक्टिस में। द डिलेमास आर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट दैट द आइडिया ऑफ क्यूरिंग इज पैरामाउंट इन हेल्थ केयर। ठीक है, डिलेमास जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हेल्थ केयर सेटिंग में। और जो डिलेमास हम पेशेंट्स को देते हैं, ख़ास तौर पर उन पेशेंट को जो कि मरने वाले होते हैं, तो इसका बुनियादी जो मकसद होता है वो यही होता है कि पेशेंट तो वैसे भी मरने वाला है, तो केयर देने की ज़रूरत इनको सिर्फ इसलिए होती है कि पेशेंट की जो डेथ है वो पीसफुली हो जाए। ठीक है, डेथ होने तक उनको किसी किस्म का मुश्किल से गुज़रना ना पड़े, किसी किस्म का पेन जो है उनको फेस ना करनी पड़े, तो इससे बचाने के लिए हम उनको क्या करते हैं, केयर देते हैं। ठीक है, विद एडवांस टेक्नोलॉजी इट मे बी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नथिंग मोर कैन बी डन। ठीक है, और दैट टेक्नोलॉजी में प्रोलॉन्ग लाइफ बट एट द एक्सपेंस ऑफ कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके अलावा अगर एक बंदा जो है वो मरने वाला है और मरने के दौरान हम उनको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम उनको ज़िंदा रखें, ठीक है, तो इससे ये होगा कि इससे उस पेशेंट की जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, वो लंबी हो जाएगी। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि जब भी हम उनसे उस एडवांस मशीन को हटाएंगे तो उसी टाइम उनकी क्या होगी, उनकी डेथ होगी। इसके अलावा जो दूसरा नुकसान इस एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ करने का है वो ये है कि इस एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उनके लिए ये अफोर्ड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इससे जो पेशेंट की जो लाइफ की क्वालिटी है तो वो अच्छी नहीं रहती, बल्कि पेशेंट जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है एडवांस मशीन्स पर। ठीक है, फोकसिंग ऑन द केयरिंग एज वेल एज क्यूरिंग रोल में असिस्ट नर्सेज इन डीलिंग विद दीज डिफ़िकल्ट मॉरल सिचुएशन। ठीक है, इसी तरह से पेशेंट के जो केयरिंग और इसके साथ साथ जो क्यूरिंग रोल होते हैं, ठीक है, तो क्यूरिंग ज़रूरियात को देखते हुए नर्स जो है इन सिचुएशन को क्या करता है, इन सिचुएशन को फेस करता है और हैंडल करते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर की तरफ। डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर क्या है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको जनरली इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये असल में मरीज़ की तरफ से मिलने वाली एक इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जिसमें मरीज़ अपने डॉक्टर या नर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि अगर कभी इलाज के दौरान उनको सीपीआर की ज़रूरत पड़े तो वो इस ज़रूरत को पूरी ना करे। मतलब कि अगर कभी मेरी सांस रुक जाए तो मुझे सीपीआर ना कराया जाए।
मरीज़ के इस ऑर्डर के पीछे बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मरीज़ को ये खौफ हो कि CPR करने की वजह से हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो जाए, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द को बर्दाश्त करना पड़े, या उनके जो रिब्स है वो टूटने का ख़तरा हो, ठीक है, या उनको टूटने से डर लग रहा हो, ठीक है। तो इन वजूहात के बेसिस पर पेशेंट जो है वो एक फ़ैसला करते हैं, और जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर कभी मेरी ब्रीथिंग जो है वो रुक जाए, या सांस रुक जाए, या मेरी हार्ट रेट जो है वो रुक जाए, तो मुझे जो है CPR ना कराया जाए। तो इस ऑर्डर को क्या कहते हैं? डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि द डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर इज़ अ कंट्रोवर्शियल इशू व्हेन अ पेशेंट इज़ competent to make decisions. His or her choice for DNR order should be honored according to the principle of autonomy or respect for the individual, ठीक है। कहते हैं कि हमारे साथ जो डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर है, तो ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है, जिसमें जो पेशेंट होता है तो उनके पास ये हक मौजूद होता है कि वो अपने बारे में फ़ैसला कर सकते हैं, जिसमें वो ये फ़ैसला करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें उनकी जो सांस है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, या उनकी ब्रीथिंग जो है वो स्टॉप हो जाए, हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में उनको जो है CPR ना कराया जाए, ठीक है। तो इसी कंडीशन में जो है पेशेंट की जो ऑर्डर है, पेशेंट के जो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको मानना, ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो ऑर्डर उन्होंने दिया होता है, जो डिसीजन उन्होंने दी होती है पेशेंट ने, तो वो उनकी एक क्या है, उनकी एक राइट होती है, जो कि उनको जो है हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ से जो है उनके पास होता है, ठीक है। हाउएवर, इसके अलावा DNR ऑर्डर इज़ ए टाइम्स इंटरप्रेटेड, ठीक है। DNR जो है ये एक वक्ती होता है टू मीन दैट द पेशेंट रिक्वायर लेस नर्सिंग केयर, जिसका जो बुनियादी मकसद है वो यही होता है, या जो बुनियादी मतलब होता है वो यही होता है कि पेशेंट को जो केयर दी जा रही है तो वो लेस दी जा रही है, या उनको जो है लेस नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। व्हेन एक्चुअली दीज पेशेंट में हैव सफिशेंट मेडिकल एंड नर्सिंग नीड, जबकि हकीकत में ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेडिकल और नर्सिंग ज़रूरियात की ज़रूरत होती है। ऑल ऑफ विच डिमांड अटेंशन, ठीक है, जबकि हकीकत में उनको बहुत ज़्यादा मेडिकल और नर्सिंग नीड्स की ज़रूरत होती है। Ethically, all patients deserve and should receive appropriate nursing intervention regardless of their resuscitation status, ठीक है। अगर हम इथिकली देखें तो जितने भी पेशेंट होते हैं, तो सारे पेशेंट जो हैं उनको नर्सिंग इंटरवेंशन की, एक प्रॉपर नर्सिंग इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, और वो डिज़र्व भी करते हैं, ठीक है। लाइफ सपोर्ट, डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं लाइफ सपोर्ट की तरफ। इन कंट्रास्ट टू प्रीवियस situation are those in which a DNR decision has not been made by or for a dying patient, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा कि ऐसे सिचुएशन थे हमारे साथ जिसमें पेशेंट की जो DNR डिसीजन है उसको जो है उसको नहीं मानी जाती थी, उनको एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, चाहे वो पेशेंट मर ही क्यों ना रहे हो, ठीक है, चाहे वो पेशेंट मर ही क्यों ना रहे हो। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी DNR जो डिसीजन होते थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। द नर्स मे बी पुट इन अनकम्फर्टेबल पोजिशन ऑफ इनिशिएटिंग लाइफ सपोर्ट मेजर्स व्हेन बिकॉज ऑफ द पेशेंट फिजिकल कंडीशन दे अपीयर फ्यूटाइल, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस आते थे नर्सिस पर कि नर्सिस जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते थे। किस दौरान? जब वो अपने पेशेंट को सपोर्ट कर रहे होते थे, उनको लाइफ सपोर्ट दे रहे होते थे, तो ऐसे सिचुएशन में नर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते थे, नर्सेज पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता था, बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता था, क्योंकि उन सिचुएशन में पेशेंट की जो कंडीशन होती थी, चाहे वो फिज़िकल हो या जैसी भी हो, तो उनकी जो कंडीशन होती थी वो मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा फ्यूटाइल हुआ करती थी। फ्यूटाइल से मुराद बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। तो
ऐसे सिचुएशन में जब पेशेंट नर्सिस के पास आते थे तो नर्सिस को फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता था अपने पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन की तरफ लाने के लिए, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंटली आकर व्हेन द पेशेंट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक the decision and the family refuses to consider a DNR orders as an option, ठीक है। अब ये सिचुएशन तब आते थे जब पेशेंट ऐसी हालत में होता था कि उनके पास या वो जो है अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं कर पाते थे और उनके साथ जो फैमिली मेम्बर्स आए हुए होते थे तो वो क्या करते थे, वो DNR ऑर्डर को रिफ्यूज़ करते थे और नर्सेस को कहते थे कि जैसे भी हो हमारे पेशेंट को जो है उनको ठीक किया जाए, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए और उनको जो है नॉर्मल कंडीशन की तरफ लाया जाए, ठीक है। The nurse may be told to perform a slow code, not to rush to resuscitate the patient, or may be given a verbal order not to resuscitate the patient. Both आर अनएक्सेप्टेबल मेडिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब लाया जाता था तो फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी उनको ये ऑर्डर दी जाती थी कि काइंडली आप इनकी ट्रीटमेंट करें लेकिन इनको जो है CPR ना दे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में CPR ना देना और ट्रीटमेंट पेशेंट को मुकम्मल तौर पर देना, ठीक है। तो ये एक ऐसे सिचुएशन होते थे जिसमें नर्सेस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था और उनको बहुत ज़्यादा सख्त सिचुएशन से गुजरना पड़ता था। The best courses for nurse in this situation is to be aware of hospital policy related to the Patient Self-Determination Act एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एडवांस डायरेक्टिव, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में नर्स के लिए जो सबसे बेहतरीन काम था, यह सबसे बेहतरीन एक्शन जो हुआ करता था वो ये होता था कि नर्सिस को जो है अपने हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के बारे में उनको जो है वो ख़बर जो है उनको होनी चाहिए और इसी तरह से पेशेंट के जितने भी सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट है, मतलब पेशेंट जो अपने विश पर जो करना चाहते थे तो उसके बारे में उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नर्सिस को। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एडवांस डायरेक्टिव, द नर्स शुड कम्युनिकेट विद द फिजिशियन। ऐसे सिचुएशन में फिर नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने फिजिशियन के साथ जो है ऐसे क्या करे उनके साथ ऐसे सिचुएशन को डिस्कस करे। डिस्कस करने से ये होता है कि द डिस्कसिंग द मैटर विद द फिजिशियन में लीड टू फर्दर कम्युनिकेशन विद द फैमिली एंड टू रिकन्सिडरेशन ऑफ देयर डिसीजन, स्पेशली इफ दे आर अफ्रेड टू लेट अ लव वन टू डाई विद नो फर्दर एफर्ट टू रिसक्सिटेट, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब नर्स अपने जो सिचुएशन फिजिशियन के साथ शेयर करते तो शेयर करने से ये होता था कि फिजिशियन फिर दोबारा उन पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करते थे, उनके साथ कम्युनिकेट करते थे और उनको जो है बताते थे कि काइंडली आप अपने फ़ैसले पर दोबारा से गौर करें, आपका जो फ़ैसला है वो हो सकता है कि वो आपने गलत किया हो, या ख़ास तौर पर ऐसे सिचुएशन में जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी काउंसलिंग की जाती थी जिसमें जो फैमिली मेम्बर हैं उनको ये खौफ लगा रहता था कि कहीं उनके जो प्यारे हैं उनसे बिछड़ ना जाए, ठीक है। Finally, when working with colleagues who are confronting such difficult situations, it helps to talk and listen to their concern as a way of providing support. और finally जब ऐसे सिचुएशन में नर्सेस के साथ जब फिजिशियन काम करते थे तो इससे ये होता था कि जो सिचुएशन नर्सेस फेस कर रहे हैं, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन नर्सेस फेस कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनके साथ बात करना और उनकी सुनना, इससे जो है नर्सेस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी और नर्सेस के लिए जो है नए तरीके जो है वो वजूद में आते थे कि किस तरह से हम अपने पेशेंट को सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग की तरफ। एज नोटेड इन द प्रीसीडिंग डिस्कशन, एथिकल डिलेमास आर कॉमन एंड डाइवर्स इन नर्सिंग प्रैक्टिस। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि डिलेमास जो है ये हमारे साथ एक कॉमन
और डाइवर्स है। नर्सिंग प्रैक्टिस में जो है डिलेमा जो है ये हमारे साथ एक कॉमन और डाइवर्स प्रोसेस है। although the situation vary and experience indicates that there are no clear solution to these dilemmas, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ सिचुएशन जो है ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, और जब आप किसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो एक्सपीरियंस करने के बाद जो है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इन डिलेमास का कोई हमारे साथ क्लियर सोल्यूशन नहीं है। द फंडामेंटल फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स आर द सेम, क्योंकि हमारे साथ जितने भी फंडामेंटल फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स है, उसूल है, वो सब के लिए एक जैसे है, सब के लिए यकसा है, ठीक है। एंड द प्रोसेस फॉर मोरल रिफ्लेक्शन विल हेल्प नर्सेज टू जस्टिफाई देयर एक्शन। और ऐसी कंडीशन में जब नर्सेज कोई इक़दाम करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो वो एक्ट जो है उसके पीछे खातिर ख्वाह वजूहात होते हैं, प्रॉपर रीज़न होते हैं, ठीक है। द अप्रोच टू एथिकल डिसीजन मेकिंग कैन फॉलो द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। और इसी तरह से जो एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, जिसमें एथिकली नर्सेस क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं, तो इस फैसले को करने के लिए वो कुछ मंदरज़ेल स्टेप्स को फॉलो करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, ठीक है। स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन की। स्ट्रेस तो आप सब दोस्तों को पता है कि स्ट्रेस यूजुअली हमारे साथ ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं तो उनका जो एनवायरनमेंट होता है, तो वो एनवायरनमेंट जो है उसमें तब्दीलियाँ आ जाती है। तब्दीलियों के आने की वजह से पेशेंट जो है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और जब वो अनस्टेबल हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है वो फिर डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस इज़ अ स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इज़ परसीव्ड एज चैलेंजिंग, थ्रेटनिंग और डैमेजिंग टू द पर्सन डायनेमिक बैलेंस और इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्ट्रेस डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ वो स्टेट है, वो कंडीशन है जिसमें जो इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आ जाती है। और ये तब्दीलियाँ किस फॉर्म में होती है, ये तब्दीलियाँ चैलेंजिंग के फॉर्म में होती है। मतलब पेशेंट जो है या जो इंडिविजुअल होते हैं वो चैलेंजेस को फेस करते हैं, या उनको थ्रेटनिंग जो है आ जाती है, मतलब उनको किसी किस्म का ख़तरा जो है वो महसूस हो जाता है, या उनको की जो डायनेमिक बैलेंस या इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो उसको डैमेज होने का ख़तरा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। द पर्सन इज़ और फील अनेबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द न्यू सिचुएशन। और ऐसे सिचुएशन में जो बंदा होता है जो कि इस तरह के सिचुएशन को फेस करते हैं, तो वो फिर ये महसूस करते हैं कि हम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इस नए सिचुएशन जो कि हम पर आए हुए हैं, इन नए सिचुएशन में अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर सके। तो जो इंडिविजुअल होते हैं तो उनमें फिर ये ताकत नहीं रहती कि वो अपनी जो डिमांड्स है उसको खुद ब खुद पूरा कर सके, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में हो जाते हैं। द चेंज और स्टिमुलस दैट इवोक्स दिस स्टेट इज़ द स्ट्रेसर। अब वो चेंज या वो स्टिमुलस जिसकी वजह से ये चेंजेस इन्वायरमेंट में आती है, ठीक है, तो उस चेंज या उस एजेंट या उस स्टिमुलस को क्या कहते हैं, उसको स्ट्रेसर्स कहते हैं, ठीक है। The desired goal is adaptation or adjustment to the change so that the person is again in equilibrium and has the energy and ability to meet new demand. अब इस स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए हमारे साथ जो डिज़ायर गोल होता है, हमारे साथ जो मकसद होता है, जो एम होता है, वो एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन डियर स्टूडेंट्स, एडाप्टेशन या एडजस्टमेंट ये हमारे साथ एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम जिस चेंज इन्वायरमेंट को फेस कर रहे होते हैं और जो चेंजेस इन्वायरमेंट में आए हुए होते हैं, तो उन चेंजेस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन चेंजेस
के साथ अपने आप को आदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उसके साथ आदी हो जाते हैं तो इससे ये होता है कि हमारा जो स्ट्रेस होता है तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है और हम उस एनवायरनमेंट में फिर आसानी से एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो द डिज़ायर गोल इज़ एडाप्टेशन और एडजस्टमेंट। इसका हमारे साथ जो डिज़ायर सलूशन होता है वो क्या है, एडाप्टेशन या एडजस्टमेंट करना होता है कि जो चेंजेस आई हुई होती है उसके साथ हम अपने आप को आदी बना लेते हैं और दोबारा हम अपने जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको हासिल करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमें ताकत भी आ जाता है और हमें ये सलाहियत भी पैदा हो जाती है कि फिर हम उन सिचुएशन में अपनी जो डिमांड्स है उसको पूरा कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कोपिंग विद द स्ट्रेस और अ कंपेंसेटरी प्रोसेस विद फिजियोलॉजिक एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब हमारे साथ ये प्रोसेस जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कोपिंग विद द स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के साथ कोपिंग करना इसको कहते हैं, इस अमल को कहते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ एक कंपेंसेटरी प्रोसेस होता है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो फिजियोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट के साथ साथ जो है क्या करता है, कंपेंसेट करता है। Adaptation is a constant ongoing process that require a change in structure, function or behavior so that the person is better suited to the environment। ठीक है, एडाप्टेशन ये हमारे साथ एक कांस्टेंट मुसलसल ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उनको अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन और बिहेवियर में तब्दीलियाँ जो है लानी पड़ती है। जब वो अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन और अपने बिहेवियर में तब्दीली लाता है तो इससे ये होता है कि वो फिर उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेड हो जाता है जिस इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आई हुई होती है। तो इस तरीके से वो फिर उस इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। इट इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन विद द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट। एडाप्टेशन में क्या होता है, एडाप्टेशन में जो बंदा होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं और जो इन्वायरमेंट होता है, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक बंदा और जो इन्वायरमेंट के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होती, जब तक वो इंडिविजुअल उस इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं होता तो तब तक वो उस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते। द आउटकम डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फिट बिटवीन द स्किल्स एंड कैपेसिटीज़ ऑफ द पर्सन। ठीक है, इसी तरह से जो एडाप्टेशन का जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, वो डिपेंड करता है कि किस हद तक एक बंदा जो है एक चेंज इन्वायरमेंट में अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। अगर एक बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेता है और वो सर्वाइव कर लेता है तो इसके जो नताइज है, इसके जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ सोशल सपोर्ट अवेलेबल and the various challenges और stressor being confronted। ठीक है, इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल सपोर्ट की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर वो अवेलेबल हो, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ चैलेंजेस और स्ट्रेसर का सामना उनको करना पड़ता है तो इन चीज़ों को कन्फ्रंट करने के लिए, इनका सामना करने के लिए इनको जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले तो वो फिर इस तरह के सिचुएशन को बआसानी से हैंडल कर लेते हैं। Stressor: each person operate a certain level of adaptation and regularly encounter a certain amount of changes। ठीक है, जैसे कि ये आप सब दोस्तों को पता है कि हर बंदा जो है अपने एक ख़ास लेवल पर जो है एडाप्टेशन करता है। ठीक है, और रेगुलरली वो ख़ास अमाउंट में जो चेंजेस है उसको फेस करता है और उसको इनकाउंटर करता है। ठीक है, सच चेंजेस इज़ एक्सपेक्टेड, इट कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। ऐसे चेंजेस जो है, ऐसे चेंजेस के बारे में एक्सपेक्ट भी किया जाता है और इस चेंजेस को फेस करने से ये फ़ायदा होता है लोगों को कि उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी डेवलपमेंट होती है और इसी तरह से उनकी जो लाइफ है उसमें बेहतरी आती है। ठीक है, स्ट्रेसर्स हाउ एवर कैन अपसेट दिस इक्विलिब्रियम। इसके अलावा जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये इस तरह की जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है उसको डिस्टर्ब करती है। अ स्ट्रेसर में बी डिफाइंड इज
स्ट्रेसर्स की अगर हम डिफिनीशन करें तो स्ट्रेसर ये हमारे साथ इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं या वो सिचुएशन जो कि क्या करता है, क्रिएट्स करता है द पोटेंशियल फॉर फिजियोलॉजिक, इमोशनल, कॉग्निटिव और बिहेवियर चेंज इन एन इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल की जो फिजियोलॉजिक, इमोशनल, कॉग्निटिव या बिहेवियर है उसमें चेंजेस को क्या करती है, चेंजेस को पैदा करने की जो सिचुएशन है या जो चांसेस है उसको पैदा करती है। तो इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं या इवेंट्स या सिचुएशन होते हैं तो इसको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स, स्ट्रेसर्स के वैसे तो हमारे साथ बहुत सारे फॉर्म्स भी है और कैटेगरीज भी है। दे मे बी डिस्क्राइब एज फिजिकल स्ट्रेसर भी है, फिजियोलॉजिक भी है एंड साइको सोशल भी है। फिजिकल स्ट्रेसर्स इंक्लूड कोल्ड, हीट एंड केमिकल एजेंट्स। फिजिकल स्ट्रेसर में जो है कोल्ड भी आता है, हीट भी आता है और केमिकल एजेंट्स भी आते हैं। फिजियोलॉजिक स्ट्रेसर्स में पेन एंड फटीग आता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेसर्स आर फियर ऑफ फेलिंग एन एग्जामिनेशन एंड लॉजिंग अ जॉब। ठीक है, जबकि साइको सोशल स्ट्रेसर्स का जो एग्जांपल है वो ये है कि एक बंदे को खौफ रहती है कि कहीं उसके जो एग्ज़ाम है वो फेल ना हो जाए। ठीक है, या उनके पास जो जॉब है तो कहीं वो उस जॉब से फारिग ना हो जाए। तो ये एक किस्म की साइको सोशल स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेसर्स कैन आल्सो अकर एज नॉर्मल लाइफ ट्रांजिशन दैट रिक्वायर सम एडजस्टमेंट। ठीक है, such as going from childhood into puberty, getting married और गिविंग बर्थ। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रेसेस है तो स्ट्रेसेस नॉर्मल लाइफ में जो है ट्रांजिशन या नॉर्मल लाइफ में जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन से मुराद एक स्टेज से जो है दूसरी स्टेज में मुंतकिल होना। तो एक स्टेज में दूसरी स्टेज को मुंतकिल होने के लिए भी जो है स्ट्रेसर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर चाइल्डहुड से जब आप प्यूबर्टी की तरफ आते हैं तो आपको कुछ स्ट्रेसर्स का सामना करना पड़ता है, कुछ मुश्किलात को फेस करने पड़ते हैं। या जब आप शादी कर रहे होते हैं या आपका बच्चा पैदा हो रहा होता है तो इस तरह के आपको मुख्तलिफ सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस फॉर डिजीज़, स्ट्रेस जो है ये कैसे बीमारी को काज करने के लिए एज अ स्टिमुलस के तौर पर काम करती है। सो रिलेटिंग लाइफ इवेंट टू इलनेस, theoretical approach, they define stress as a stimulus, has been a major focus on psychosocial study। ठीक है, this can be traced by Adolf Meyer। एडोल्फ मेयर ने जो है इसके बारे में बात की थी, who in the 1930s observed in life chart of his patient a linkage between illnesses and a critical life event। ठीक है, जो एडोल्फ मेयर थे तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जो है 1930 में अपने पेशेंट के एक लाइफ चार्ट को क्या कर रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे, जिसको दौरान उन्होंने अपने पेशेंट की जो लाइफ चार्ट है उन्होंने इसमें देखा कि इनकी इलनेस और जो क्रिटिकल लाइफ इवेंट हैं इनके दरमियान कुछ लिंकेज है, कुछ ताल्लुक है। ठीक है, जिसके बेस पर उन्होंने फिर ये बात की थी कि कुछ ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं जिसको मुसलसल फेस करने की वजह से लोग जो है बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने फिर ये बात कही कि स्ट्रेस जो है ये एज ए स्टिमुलस के तौर पर काम करती है किसी भी किस्म को बीमारी को काज करने के लिए। ठीक है, subsequent research revealed that people under a constant stress have a high incidence of psychosomatic disease। तो इसी तरह से फिर जब इस कंसेप्ट को बहुत सारे दूसरे रिसर्चर ने स्टडी किया तो उन्होंने जो है ये बात जाहिर की कि अगर एक बंदा जो है वो मुसलसल स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस कर रहा है, स्ट्रेसफुल इवेंट को सफ़र कर रहा है, तो मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से उस बंदे में जो है बीमारी के काज होने के जो चांसेस है, जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोपिंग विद द स्ट्रेसफुल इवेंट, coping according to Lazarus consists of cognitive and behavior effort made to manage the specific external or internal demand that tax a person resources and may be emotion focus or problem focus। ठीक है, कोपिंग जो है लेजरस के मुताबिक कोपिंग जो है ये यूजुअली कॉग्निटिव और बिहेवियर एफर्ट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें जो लोग होते हैं जो कि सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो
कोपिंग के दौरान वो अपने जो मेंटल एबिलिटीज़ है जिसको हम कॉग्निटिव कहते हैं और बिहेवियर कोशिशों को बरूह कार लाते हुए वो ख़ास किस्म के एक्सटर्नल या इंटरनल डिमांड को क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और मुख्तलिफ़ रिसोर्स को क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और इसी तरह से अपने जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स है उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, कोपिंग डेट इज़ इमोशन फोकस। अब हमारे साथ वो कोपिंग जो कि इमोशन फोकस हो, ठीक है, इमोशन पर मुश्तमिल हो, सीक्स टू मेक द पर्सन फील बेटर बाय लिसनिंग द इमोशनल डिस्ट्रेस फील्ड। इमोशनली जो पेशेंट डिस्ट्रेसफुल महसूस कर रहे होते हैं तो वो लोग जो कि इमोशन कोपिंग करते हैं तो इससे ये होता है कि वो बंदा जो है फिर अपने आप को क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है स्किल्स होते हैं कि किस तरह से मैं अपनी इमोशनल डिस्ट्रेस सिचुएशन को मैनेज कर सकता हूँ या कोप कर सकता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग एम टू मेक डायरेक्ट चेंजेस इन द environment so that the situation can be managed more effectively। इसी तरह से हमारे साथ जो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग होती है तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि डायरेक्टली उस इन्वायरमेंट को ही तब्दील किया जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि लोग फिर काफ़ी इफ़ेक्टिवली उन सिचुएशंस को मैनेज कर लेते हैं। बोथ टाइप ऑफ कोपिंग यूजुअली आकर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, और इसी तरह से दोनों टाइप ऑफ कोपिंग जो है ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, अब बात करते हैं नर्सिंग इम्प्लीकेशन की कि किस तरह से नर्स जो है वो चीज़ों को क्या करके, चीज़ों को अप्लाई करके सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। It is important for the nurse to realize that the optimal point of intervention to promote health is during the stage when the individual own compensatory processes are still functioning। कहते हैं कि ये नर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बहुत जल्द जो है अपने पेशेंट की जो सिचुएशन है उसको जो है उसको रियलाइज़ करे, ख़ास तौर पर उन सिचुएशन में जब पेशेंट के जो फंक्शन है वो अभी इतनी ख़राब नहीं हुए होते और वो स्टिल फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे स्टेजेस में जो है जब आप अपने पेशेंट को क्या करते हैं, अपने पेशेंट की जो सिचुएशन है उसको रियलाइज़ करते हैं और उनको जो है अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं उनके फिजियोलॉजिक और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स को। तो इससे नर्सेस को ये फ़ायदा होता है कि नर्सेस जो है एक इफ़ेक्टिव तरीके से अपने पेशेंट की जो कंडीशन है उसको फिर क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ फिजियोलॉजिक एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स रिमेन अ मेजर रोल ऑफ द नर्स। ठीक है, the nurse should be able to relate presenting signs and symptoms of distress to the physiology they represent and identify the individual position on the continuum of function from health and compensation to pathophysiology and disease। नर्स के पास जो है ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने पेशेंट के जो प्रेजेंटिंग साइन और सिम्टम्स है डिस्ट्रेस के उसको क्या करे, उसको उसकी फिजियोलॉजी के साथ कंपेयर करे और पेशेंट को आइडेंटिफाई करे कि पेशेंट जो है हेल्थ कॉन्टिनम ऑफ फंक्शन में कौन से लेवल पर मौजूद है। ठीक है, उनके फंक्शन का जो लेवल है तो वो कौन से लेवल पर उनकी बॉडी फंक्शन कर रही है। तो इससे जो है नर्सिस को एक बहुत बड़ा आइडिया जो है वो मिलता है कि किस तरह से हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। For example, if anxious middle-aged woman presented for a checkup and was found to be overweight with a blood pressure of 130 by 85 millimeter mercury, the nurse would counsel her with respect to diet, stress management and activity। ठीक है, कहते हैं कि एक मिडिल एज वुमेन है जो कि चेकअप के लिए आई हुई है और चेकअप के दौरान जो है ये डायग्नोज हुई है कि वो जो है ओवरवेट भी है, जिसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर 130/85 है। तो नर्स ऐसे सिचुएशन में अपने उन पेशेंट को काउंसल करेंगे, उन्हें कहेंगे कि काइंडली आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, स्ट्रेस को मैनेज किया करें और आप एक्टिविटीज़ किया करें। द नर्स वुड also encourage weight loss and discuss the woman intake of salt
एंड कैफीन, ठीक है। इसी तरह से नर्स जो है अपने पेशेंट को फिर इनकरेज करेंगे कि आप अपनी वेट भी लॉस करें और इसी तरह से जो इनटेक ऑफ साल्ट और कैफीन है उसको भी कम करें। द पेशेंट एंड द नर्स वुड आइडेंटिफाई बोथ इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स। इसी तरह से पेशेंट और नर्स फिर दोनों इन्वायरमेंटल और जो इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड इस मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपने इन लाइफस्टाइल स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, विद द अल्टीमेट गोल बीइंग टू क्रिएट अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ क्रिटिकल केयर नर्सिंग का यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म का मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।